Today we are going to discuss about chapter number 8 of that is of history part, that is British policies and administration in India after 1858. Today we are going to discuss about conclusion part of this lesson. Today our topic is British education policy and British policy towards Indian princes. So let's start. First of all, British education policy. In the beginning, the objective of the British policy was to make the Indian mental slaves. देखिए शुरू में अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो ये थी कि इंडियन लोगों को मेंटल स्लेव बनाना है. द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वाज इनिशियलाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के बिगिन के अंदर जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज है वो इनिशियलाइज होना शुरू हुई. देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी जो मशीनरीज है, क्रिश्चियन मशीनरीज है 1820 के अंदर, और उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर इम्पार्टिंग करना स्टार्ट की. इसके साथ साथ वो क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करते थे. ओके, इन 1854 वुड्स प्रपोजल हैड सजेस्टेड टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन साइमल्टेनियसली. देखिए 1854 में जो वुड्स है उनका प्रपोजल ये था कि जो इंग्लिश है उसको स्प्रेड किया जाए, उसको इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में. मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस उस समय चला करती थी तो उसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी हो. देयर वाज आल्सो अ प्रपोजल टू ट्रेन टीचर्स. इसके अलावा एक प्रपोजल और था कि टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेक्युलर बेसिस proposal was mooted to provide financial grants and scholarship to educational institution. अब देखो सबसे पहली बार है कि सेक्युलर बेसिस के ऊपर जो स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल ग्रांट्स वगैरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको देने की यहाँ पर प्लानिंग की गई. सेक्युलर बेसिस पे मतलब कि पहले भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम्स होता था तो वो मठ और मदरसों में होता था. मतलब यदि कोई मुस्लिम्स है तो वो मदरसों में या मकतब में जाता था, और कोई हिंदू है तो वो मठ वगैरह में जाके अपनी शिक्षा लेता था. तो ये फर्स्ट टाइम मतलब सेक्युलर बेसिस पे हुआ कि यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको ग्रांट या स्कॉलरशिप देने का जो प्रपोजल है वो लाया गया. In 1882, Lord Ripon constituted Hunter Commission to implement the proposal of Woods Dispatch. देखिए 1882 के अंदर जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने हंटर कमीशन बनाया ताकि जो वुड्स डिस्पैच का जो प्रपोजल था उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. This laid emphasis on the primary education, physical and mental education was given priority. आप देखिए अब यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन और मेंटल एजुकेशन, इन सबको प्रायोरिटी दी जा रही है. 1904 के अंदर यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और द यूनिवर्सिटी एक्ट टू अपॉइंट प्रोफेसर वाज एज पर नीड ऑफ द स्टूडेंट. देखिए इस जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके अंदर ये बात भी थी कि जो यूनिवर्सिटीज है उनको एफिलिएट किया जाए, और इसके अलावा जो प्रोफेसर हैं उनको अपॉइंट किया जाए स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली. मतलब जितने स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंगली प्रोफेसर वगैरह को अपॉइंट किया जाए. इन 1919 entrusted the responsibility of education department to provincial council. देखिए 1919 के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंशियल काउंसिल्स को दे दी गई. क्या अभी सारी जो जिम्मेदारी है एजुकेशन की ये प्रोविंस की रहेगी, प्रोविंशियल काउंसिल्स की रहेगी. Under the Sargent Plan in 1944, education was made free and compulsory. अब देखिए 1944 के अंदर एक सर्जेंट प्लान लाया गया. उसके तहत जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके बीच में जो एजुकेशन है उसको फ्री कर दिया गया और कंपलसरी कर दिया गया. मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दिलाना कंपलसरी है और ये उनके लिए फ्री रहेगी. Initially, the British education policy might have not beneficial to Indian, but it played major role in motivating Indian toward national integrity. अब देखिए जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज थी वो इंडियन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तो साबित नहीं हुई. हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो इंडियन लोगों के अंदर बढ़ी. तो कहीं ना कहीं जो इंडियन है वो मोटिवेट हुए नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ. ओके, तो ये ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसीज रही इंडिया में. अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडियन प्रिंस कि जो इंडियन प्रिंसेस थे उसकी तरफ किस तरीके की ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी. अब देखिए 1858 देयर वाज अ 562 स्टेट्स. यदि हम बात करें 1858 की तो 1858 में भारत में 562 स्टेट्स थे. मतलब 562 अलग अलग इंडियन रूलर्स
राज्य कर रहे थे भारत में। आप देखें इसके बाद में जो क्वींस का प्रोक्लेमेशन था वो क्या था, क्वींस का प्रोक्लेमेशन में ये बात कही गई थी कि अब जो ब्रिटिश टेरिटरीज है, मतलब जो ब्रिटिशर्स है वो अपना एम्पायर अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, और जो इंडिया के जो प्रिंसेस है, जो राजे रजवाड़े हैं, वो फ्रीली अब रह सकते हैं। जो ब्रिटिशर्स है वो अपने एम्पायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना, अपनी टेरिटरी को आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे, है ना। ये बात क्वींस प्रोक्लेमेशन में की गई थी। लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं। 1874 के अंदर जो किंग ऑफ बड़ौदा थे, किंग ऑफ बड़ौदा, जिनका नाम था मल्हार राव गायकवाड़, इनको डिथ्रोन किया गया और इनकी गद्दी दे दी गई इनके डिसेंडेंट को। 1876 के अंदर क्या हुआ कि जो क्वीन विक्टोरिया है उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया। ओके, अब ये एक सोल अथॉरिटी बन गई इंडियन अफेयर्स की, विद द इमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज पैरामाउंट अथॉरिटी इन इंडिया। अब देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर एक पैरामाउंट अथॉरिटी बन गई। अब जो द पावर एंड द स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिंसेस वर फर्दर रिड्यूस, तो इस तरीके से जो पावर था इंडियन प्रिंसेस का वो फर्दर रिड्यूस हुआ, मतलब वो घटता चला गया दिन पे दिन। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडिया में कि वो इंडिया को प्रोटेक्ट करे इंटरनली और एक्सटर्नली। ओके, इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको अनलिमिटेड पावर्स मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब ये दिखने के जो राजे रजवाड़े हैं ये केवल कठपुतली बन के रह जाते हैं, दिखने मात्र के रह जाते हैं। जो इंपीरियल पावर रहता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में रहता है। ओके, अब देखिए जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने जो फॉरेन ट्रेवलिंग करते थे, मींस जो इंडियन प्रिंसेस वगैरह फॉरेन ट्रेवलिंग करते थे, उसको बैन लगा दिया, कहा कि आप हमारी परमिशन के बगैर फॉरेन ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जो इंडियन ट्रूप्स थी, मतलब जो इंडियन स्टेट्स थे उनके पास में अलग अलग जो आर्मी रहती थी उसके साथ में अपने ट्रूप्स वगैरह को भी लगा रखा था, मतलब ब्रिटिश ट्रूप भी थी उसके साथ में। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन प्रिंसेस है उनका जो पावर है वो कंट्रोल में था, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में था। In 1947 Mountbatten plan provided choice to Indian princess to live either under India or Pakistan। अब देखिए एक और चीज की गई 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान में ये बात भी कही गई इंडियन प्रिंसेस को कि अगर आप चाहें तो इंडिया के साथ रह सकते हैं या चाहें तो पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं। In fact after 1857 the British persuaded the policy of divide and rule। तो देखिए इस तरीके से 1857 के बाद से जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज चलाई इंडिया में, और जो इंडियन सोसाइटीज को उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो था एक्सप्लॉइटर और एक था एक्सप्लॉइटेड, मतलब एक एक्सप्लॉइट हो रहा था और एक एक्सप्लॉइट कर रहा था। ओके, द रिलीजियस bigotry, communalism and casteism were the equations in the country. The resources of India were completely plundered। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स के जाते जाते यदि हम बात करें 15 अगस्त 1947 की, तो 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंट तो मिल चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया का पूरा खजाना खाली कर दिया था। मतलब हमारे पास में जो रिसोर्सेस थे वो ब्रिटिशर्स ने लूट लिए थे, मतलब वो पूरी तरीके से उन्होंने अपने काम में लिए थे, उनके इस्तेमाल में लिए थे। अब हमारी कंट्री को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर होने की जरूरत थी, मतलब कंट्री को इकोनॉमिकली रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर होने की जरूरत थी, और वो धीरे धीरे हमने अचीव भी की। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद से फिर हमारी कंट्री ने धीरे धीरे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना शुरू की, और आज हमारे देश में हमारा देश आज काफी बड़े पैमाने के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। ओके, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने केवल अपने जो मतलब की चीज है अपना उन्होंने केवल उल्लू सीधा किया ये कहना चाहिए, बाकी हमारे जो देश की डेवलपमेंट है या देश को सजाने संवारने की तरफ में वर्क नहीं किया है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 8 है ये कंप्लीट होता है। कल से हम चैप्टर नंबर 9 रिलीजियस सोशल मूवमेंट एंड कल्चरल अवेकनिंग देखेंगे। तो आज आप चैप्टर नंबर 8 कंप्लीटली पूरी तरीके से रीड एंड रिवाइज जरूर करें। पिछले जो टॉपिक्स है उनको भी रीड एंड रिवाइज करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक टॉपिक जो होता है वो दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप एक टॉपिक नहीं समझेंगे दूसरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर के कंप्लीट होने पे आपको पूरे लेसन को अच्छे से रीड करना है, रिवाइज करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।